आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है भाई। आ रही है, बंद हुई है और फोन। माननीय अध्यक्ष जी चालू करें। हाँ चालू करिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं माफी चाहूंगा, मैंने शैलेश जी से पहले से कहा था कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, आप जल्दी आ जाइए, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, माफी चाहूंगा। मैं काफी पहले से बैठा हूँ। जी जी नहीं, आप तो बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैंने शैलेश जी को कहा था कि आवाज को टेस्ट करना। एमपी पोस्ट के सकारात्मक पत्रकारिता के लगभग 2 दशक पूरे होने के अवसर पर, चूंकि हमने डिजिटल पत्रकारिता चालू की थी मध्य प्रदेश में 2003 से, उसके लगभग 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं। उसी श्रृंखला में हमने ये YouTube लाइव चालू किया, ऑनलाइन संवाद, इसके पहले फेसबुक भी लाइव किया था। उसमें भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत और माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया हेड श्री बालेंदु शर्मा दादी और तमाम जो बड़े वक्ता, जो विषयों के जानकार लोग रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए, ब्यूरोक्रेसी में, उन सब लोगों ने अपना समय हमारे को दिया है और इसमें अपनी नई नई बातें भी कही हैं। चूंकि कोरोना काल में लगातार लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और इस जरूरत भी थी, तो लाइव का जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल लाइव करने का जो हमने एक परंपरा चालू की थी मध्य प्रदेश में पिछले साल से, तो लगातार लोग हमारे उसमें आ रहे हैं, चाहे वो उसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के और भी लोग हो या हमारे प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी हो, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इसी श्रृंखला में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, एमपी पोस्ट में सभी का स्वागत है। और हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक, विद्वान, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी हमारे साथ वीडियो लाइव में हाजिर हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी आज हमारे साथ मौजूद एक विषय, बहुत एक गंभीर विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, और विषय है डिजिटल पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस इन स्टेट असेंबलीज, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में डिजिटल संसदीय प्रक्रियाएं। पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के डिजिटल कायाकल्प पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी से YouTube लाइव पर ऑनलाइन संवाद। माननीय अध्यक्ष जी आपका स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है, और मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत नमस्कार सबको। ये एक अच्छा प्रयास है आपका, क्योंकि आज वर्तमान की आवश्यकता है पूरी तरह से डिजिटल की तरफ जाने की, और इसको भी संसदीय प्रक्रिया में हम शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा इससे, क्योंकि कई बार कोरोना काल में देखा गया है कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की बात करते हैं, तो फिर ये तमाम कम्युनिकेशन का इससे बेहतर कोई माध्यम हो नहीं सकता है। और कई बार वर्चुअली भी चला करके देखा गया, उसको काफ़ी सफलता मिली है। इसलिए मैं ऐसा ही कहता हूँ कि आज की आवश्यकता के हिसाब से पूरे संसदीय प्रक्रिया को डिजिटल किया जाना एकदम से ठीक है, और इसको और प्रयास करके थोड़ा सा जो कमियां हैं इसकी, उसको भी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार जैसे भी आप 15-20 मिनट से आप बातचीत का हम प्रयास कर रहे थे, कोई तकनीकी कारण से हम जुड़ नहीं पा रहे थे। ये जो तकनीकी त्रुटियां आती हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, इनको और कितना अच्छा सुधार सकते हैं, जैसा हम कर पाए, तो वाकई में संसदीय प्रक्रिया में डिजिटल का होना एक हमारे लिए शुभ संकेत होगा और हमारी कार्रवाई के लिए आसान होगा। मैं इस अवसर को कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आपसे मेरा आग्रह था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में डिजिटल प्रोसेसेस किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से चल रहे हैं, और आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ा काम ये है कि अभी जो हमने प्रश्नों को लेना शुरू किया है, तो उसको ऑनलाइन भी ले रहे हैं, ऑफलाइन भी ले रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों में अभी नेट की उतनी सुविधा नहीं है जो होना चाहिए। इसलिए दूर दराज के इलाकों में रहने वाले विधायकों का जो प्रश्न हम लेते हैं, वो प्रश्न शायद उनके नेट के माध्यम से या ऑनलाइन या डिजिटली नहीं आ पाता है। इसलिए ऑफलाइन की व्यवस्था हमने करके रखी, दोनों करके रखी है। और ये सुखद संयोग हमारे लिए है कि जो हमारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में से ज़्यादा परसेंटेज 70 के आसपास हमारे ऑनलाइन ही आते हैं। और वर्चुअल विधानसभा भी चलाने का अपने अनुभव है। तो कोरोना काल में जब हमने विधानसभा चलाई, तो कई विधायकों को जो किसी कारण से नहीं शामिल हो रहे थे,
उनको वर्चुअली अपने करने का प्रयास किया है। दूसरा, डिजिटल के माध्यम से हम करने ये जा रहे हैं कि हमारी विधानसभा की जो लाइब्रेरी है उसको पूरा डिजिटल के माध्यम से पूरा एक तरह से रिकॉर्डिंग उसकी कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि वो व्यवस्था हो जाए। इस बात की भी प्रयास कर रहे हैं कि सारे विधायकों के टेबल पर इस तरह से माइक होता उस तरह से वो पूरी लाइब्रेरी उनके सामने हो, वो इस माध्यम से कि डिजिटल को लगा करके बटन दबा करके देख सकें कि कब किस विषय पर किसने क्या कहा। उससे शायद उनको ज़्यादा सुविधा होगी उस संदर्भ को निकाल करके अपनी बात कहने में। इसलिए ये विधानसभा के भीतर से सतत प्रक्रिया ये चालू है और प्रयास ये हो रहा है कि इस तरफ से हम इस बात को और आगे बढ़ाने। दूसरा, हम ये भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रसारण होता है उस प्रसारण को भी किसी तरह से 1 घंटे का कम से कम जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में होता है उस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। और वह स्वाभाविक है, आज का युग डिजिटल का युग है, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना ही होगा। तो ये प्रयास विधानसभा की तरफ से किया जाएगा। तो सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि विधानसभा के अंदर जब चर्चा होती है किसी विषय पर, चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, प्रश्नकाल हो, या किसी स्थगन प्रस्ताव हो, या जो बजट की जो मांगे चल रही उस पर चर्चा होती है, या कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई रूलिंग की बात आती है, या किसी तरह का एक ऐसा विषय आता है, तो क्या वो सारी जानकारी जो पुराने समय में जो घटनाक्रम हुआ है या जो रेफरेंस उनको लेना है वो उनको वहीं पर सदन के अंदर ही एक क्लिक पर मिल जाएगा? हाँ, यही प्रयास अपन कर रहे हैं। इसीलिए अभी अपने जो पुराने 10 लाख पेज का हमने डिजिटलाइजेशन किया है। 10 लाख पेज का जो पुराने इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिस तरह के किसी विषय को लेकर के चाहे ध्यानाकर्षण रहा हो, चाहे आधे घंटे की चर्चा रहा हो, चाहे शून्यकाल रहा हो, चाहे प्रश्नकाल रहा हो, किसी न किसी माध्यम से माननीय सदस्यों के द्वारा की गई चर्चा के जो रिकॉर्ड हमारे पास थे उनको हमने डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास किया है। और आगे एक कदम जाकर के प्रयास ये कर रहे हैं कि जब वो डिजिटल पूरी तरह से हमारा हो जाए, सब रिकॉर्ड आ जाए, तो वो विधायक की टेबल पर वो मौजूद रहे और किसी संदर्भ को उसको देखना है तो एक क्लिक करके उसको देख सके। तो ये जो अभी जो प्रश्न के माध्यम से जब विधायक आते हैं तो काफ़ी मोटी किताबें उनके टेबल पे हमको रखनी पड़ती है, तो शायद ये भी अपने को नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ डिजिटल के माध्यम से हो जाएगा। तो एक क्लिक से ही किसी विषय को लेकर के वो अपनी बात कर सकते हैं। सरकार को भी सुविधा होगी, उनको भी जो तमाम सारे बस्ते इकट्ठा करने पड़ते वो भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में मध्य प्रदेश विधानसभा लगातार प्रयास कर रही है और हम उम्मीद ये करते हैं इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे और पहली मध्य प्रदेश की विधानसभा को प्रथम पंक्ति में ले जाकर के डिजिटलाइजेशन के माध्यम में खड़ा करने का मुझे विश्वास है कि मैं सफलता प्राप्त करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चूंकि संसदीय परंपराओं के ज्ञाता हैं और आप मध्य प्रदेश विधानसभा के संचालन में बहुत ही एक नई कार्यशैली और एक नए परंपरा शुरू कर रहे हैं, तो चूंकि ये सारी चीज़ें आपके नेतृत्व में हो रही हैं, तो ये ऑनलाइन जिस तरह की नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या आप जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए कुछ आप ज़रूरत महसूस करते हैं क्या कि उसमें और कोई सुधार होना चाहिए? नहीं, ऑनलाइन की भी व्यवस्था हर हालत में होनी चाहिए। ऑफलाइन तो इसलिए चल रहा, मैंने आपने कहा कि कई बार नेट की प्रॉब्लम होने के कारण दूर दराज के जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनका कनेक्टिविटी कम होने के कारण, नेट कम होने के कारण कई बार वो ऑनलाइन पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। पर हमारी सफलता ये है कि चूंकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज लेते हैं तो ऑनलाइन का परसेंटेज ज्यादा है। ऑनलाइन के परसेंटेज में विधायकों ने ज्यादा उपयोग किया है, ऑफलाइन को कम किया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस दिशा में मध्य प्रदेश विधानसभा आगे बढ़ रही है। हालांकि कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्येक विधानसभा के जो विधायक हमारे माननीय सदस्य बतौर सदस्य बैठते हैं उनके सामने ये कागज का बोझ नहीं हो, पूरा डिजिटल के माध्यम से कंप्यूटर के सेट तैयार करके रख करके और उस तरह से केवल क्लिक के माध्यम से सारी जानकारी एकत्रित करके अपनी बात को कह सके। दूसरा ये भी हमने प्रयास किया है कि उसका जो हमारे विधायकों का जो वहाँ पर भाषण होता है या जो बात कहते हैं उसको भी अपन ने तैयार कर लिया है और उनको बहुत नॉमिनल फीस लेकर के उनको हम तत्काल उपलब्ध कराते हैं उसकी स्पीच को, जिससे जाकर के अपने क्षेत्र में वो दिखा सके कि क्षेत्र की समस्या के लिए उन्होंने विधानसभा की कौन सी बात उठाई है। इसलिए इसका उपयोग अच्छा है। बस केवल थोड़ा सा एक के जरूर आग्रह मैं बार बार करता हूँ, बाकी डिजिटल हो जाए, वर्चुअल हो जाए, और विधानसभा का संचालन वर्चुअली होने से उसकी जो
एक तरह से जो उद्देश्य है, जो महत्ता है, वो शायद कम होगी। तो विधानसभा तो एक्चुअल ही चलना चाहिए, वर्चुअल का दिशा शायद ठीक नहीं होगी, लेकिन विधानसभा का महत्व ही घट जाएगा। यदि हम दूर से बैठ करके विधानसभा का संचालन करना शुरू करेंगे तो फिर उस उद्देश्य की पूर्ति, संविधान के उस उद्देश्य की पूर्ति अपन नहीं कर सकेंगे। बाकी सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हो जाए, डिजिटल माध्यम से सारी चीजें हो, ये विधानसभा प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास कई सवाल भी आए हैं कि हमारे मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमुद दास जी, और वो इकोनॉमिक टाइम्स में भी रहे, इंदौर में भी रहे हैं। उनका ये सवाल था कि जो समय समय पर टेक्नोलॉजी में बदलाव होते रहते हैं, माननीय सदस्य लोग अपना काम करते रहते हैं, तो माननीय विधायकों को, माननीय सदस्यों को वो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि विधानसभा की नई नई ऐप आ रही है, नई नई वेबसाइट आ रही है, नई नई प्रोसीजर आ रहे हैं, या आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होने लगी है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए आप किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले से इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते हैं। जैसे शुरू में जब ये आपका नेट के लिए आया और ये डिजिटल का आया, तो हमारे विधायकों के इस संबंध में उनको कंप्यूटर सीखने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। बहुत सारे विधायकों ने उसको सीखने का प्रयास किया। अब तो बहुत लोग लैपटॉप स्वतः चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं बहुत लोग। पर कई बार जो विधायकों का जो जिस तरह के लोग आते हैं, लोकतंत्र के भीतर हम किसी को ये बाध्यता कर नहीं सकते वो फिट फाट हो वही विधानसभा में आएगा। उसके लिए अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि कई यूनिवर्सिटी से बातचीत करके जिन विधायकों की डिग्री कम है, शिक्षा उनका कम है, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर ये प्रयास हो रहा है कि उनको हम दाखिला कराएंगे, उनको शिक्षा प्रशिक्षण दोनों करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अपन बाध्य नहीं कर सकते उनको, और यदि बाध्यता नहीं है तो कई बार आप देखते हो कि किसी तरह की आप निकालेंगे सूची, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं, न केवल तमाम सारी विधानसभाओं में ऐसे भी विधायक है जिनका शैक्षणिक स्तर अभी ठीक ठाक नहीं है। इसलिए उनके सामने इस तरह के नेट की बात करना या डिजिटल होने की है तो उनका कोई माने रखता नहीं। इसलिए ये भी व्यवस्था की गई कि उनका जो पर्सनल असिस्टेंट होता हो या इस तरह की कोई व्यवस्था होती हो, वो जानकार रहे, कंप्यूटर का जाता हो, पूरा डिजिटलाइजेशन के बारे में समझता हो, तो उनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए व्यवस्था की जा रही है। माननीय रांची में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर ललित कुमार, उनका ये एक सवाल था, चूंकि वो जर्नलिज्म से है, माखनलाल से पढ़े हुए हैं। उनका ये कहना था कि जो विधानसभा में जो सवाल जवाब आते हैं, जो प्रश्नोत्तरी आती है, तो उनका ये कहना है कि जो पुस्तकालय परिशिष्ट होते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते कई वक्त। तो उनका ये आग्रह था कि वो पुस्तकालय परिशिष्ट जो है ना, वो उसके लिए ऑनलाइन करने के लिए, एक तो ये है, दूसरा उनका ये भी कहना था, ये भी सवाल था कि जो बजट आते हैं वो बजट जो है ना वो ऑनलाइन नहीं रहते हैं। तो बजट को ऑनलाइन करने के लिए कि बजट भी ऑनलाइन भी हो जाए, सारे लोगों को मिल भी जाए, पुराने यदि हो जाए, उनका आग्रह था पुराने वर्षों के तो ठीक है, या फिर आपके प्रयासों से, आपके मार्गदर्शन में नए चालू हो जाए। तो ये उनके दो सवाल थे। नहीं, पहले सवाल का उत्तर ये है कि जो एनेक्श्योर आते हैं, जिसको आप परसिस्ट कहते हैं, कई बार परसिस्टों के पन्नों की, उनके पेजेस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। किसी एक सवाल को लेकर के, जैसे किसी विधायक ने पूछ लिया कि किसी जिले के भीतर किसी विषय को लेकर के अब तक के क्या क्या काम हुए, और जब वो पूछ लिया तो उसके परसिस्ट जितने आते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उतने परसिस्टों का शायद बड़ा भारी बोझ होगा अपने ऊपर, परंतु जो मूल चीज है, मूल चीज को अपन डिजिटलाइजेशन करते हैं। अब वो परसिस्ट जो आते हैं उनका डिजिटलाइजेशन भी करना एक सीमा तक ही संभव हो पाएगा, क्योंकि कई बार देखा कि विधानसभा में जब प्रश्न लगता है तो जब अधिकारी उसका उत्तर लेकर के आते हैं, तो इसी मध्य प्रदेश की विधानसभा में ट्राली में भर करके एनेक्श्योर लेकर के आए थे, एक ट्राली लेकर के आए थे। उसका उत्तर इतना लंबा चौड़ा था, एक छोटी सी ट्राली में भर करके उसको लाना पड़ा था। इतना डिजिटलाइजेशन होना संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी जानकारी हो सकती हो उसका पूरा एक क्लिक से ही हमारे माननीय सदस्य को प्राप्त हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, एक पत्रकार हैं विकास कुमार, वो कानपुर से हैं और वो ईटीवी भारत हैदराबाद में रहे हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने पढ़ाई की है और वो पब्लिक ऐप में कंटेंट एडिटर है। उनका सवाल ये था कि चूंकि ये कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग बहुत हो रही है और ये पूरी तरीके से ये लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में और वेलफेयर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आपके मार्गदर्शन में भी महत्वपूर्ण काम हो रहा है। तो उनका ये आग्रह था कि माननीय सदस्य जैसे कभी कोई बाहर रहते हैं
ये जैसे वो माननीय सदस्य विधायक मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन वो किसी कारण से बाहर हैं, हैदराबाद में है, मुंबई में है या इंडिया से बाहर हैं, और उस वो आपकी किसी समितियों में भी है, चाहे वो आप कोई लोक लेखा समिति में हो या आपकी प्रिविलेज कमेटी में हो या दूसरी समितियों में हो, बहुत सारी समितियां रहती है। तो इसकी कोई वर्चुअल मीटिंग करने का कोई आपकी कोई इस तरह का कोई विचार या कल्पना है? और साथ में चूंकि विधानसभा एक महत्वपूर्ण पूरे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और विधायक का सारा काम आपके अधीन ही होता है, तो कुछ एक ऐसा एक आपका एक जिस तरह से राज्य सरकार अपनी वर्चुअल मीटिंग रूम्स बनाते, बड़ा सेटअप करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ करने के लिए आपका विचार है? नहीं, वर्चुअल के प्रोसेस को हमने शुरू किया है। कोरोना काल में कई विधायकों को छूट दी गई। मैंने पहले भी आग्रह किया ना कि कई विधायकों को वर्चुअली शामिल होने का अवसर दिया गया, वो शामिल भी हुए, 5-6 विधायक शामिल हुए। तो इसको एक सामान्य तौर पर हम नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले आग्रह किया कि संविधान की मसला संसदीय परंपराओं के भीतर संसद को, विधानसभा को चलाने की जो मंशा है, यदि हम पूरा वर्चुअली कर देंगे, विधायक अपने क्षेत्र में बैठा रहेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि क्यों जरूरी है वर्चुअल के जगह में एक्चुअल की आवश्यकता है। कई बार आप देखते हो कि विधानसभा के भीतर जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न करता है तो उसे खड़ा होकर के असेंबली का सम्मान करते हुए खड़ा होकर के प्रश्न करना पड़ता है, मंत्री को भी खड़ा होकर के जवाब देना पड़ता है। क्या वर्चुअल मीटिंग में हम ये कर सकते हैं? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो जो मूल मंशा है हमारी विधानसभाओं की और संसदों की, वो तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऑकेजनली कभी ऐसा कोई संकट आया, जैसे इस समय आपातकाल की तरह जो कोरोना आया, इसमें हमने अलाउ किया लोगों को, और उसको रेगुलर नियमित कर दें तो फिर तो मनसे खत्म हो जाएगी विधानसभा की ना। फिर विधानसभा की जरूरत क्या रह जाएगी? फिर लोकसभा की जरूरत क्या रह जाएगी? राज्यसभा की आवश्यकता क्या पड़ेगी? फिर तो अपना जहां बैठे वहां से अपना सीधे जोड़ ले। जहां तक समितियों का सवाल है, तो समितियों के दौरे विधानसभा सत्र के दरमियान नहीं होते, इसलिए ये शायद कहना उचित नहीं होगा कि कई विधायक सत्र के दरमियान विधानसभा की समितियों में दौरे में बाहर हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि विधानसभा की नियम और प्रक्रिया के भीतर जब सत्र आहूत होता उस समय उनको 1 महीने पहले से ही सारे दौरे निरस्त कर दिए जाते हैं, कोई दौरा होता नहीं है। समितियों की जो बैठकें होती हैं वो हर महीने के भीतर लगातार होती रहती है, क्योंकि 2223 समिति हमारे यहाँ है। तो आप ऐसा समझ के उसको समझ सकते हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी समिति की बैठक होती रहती है। और समिति का उद्देश्य है कि वर्तमान जो विधानसभा का जो सत्र चलता है, इसके अवकाश होने के दरमियान विधानसभा का मिनी स्वरूप में वो समितियां चलती है जो परीक्षण करती रहती है। इसलिए ये वर्चुअली विधानसभा हो, शायद मैं इससे सहमत नहीं हो पाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र की जो मूल वंश है, जैसा कि आप सदैव कहते हैं कि लोकतंत्र के जीवंत बनाने के लिए इस तरह की चीजें होती रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है आपका कहना। अब इसी में से एक सवाल ये उद्भूत होता है कि आपने कहा कि समितियां भी हैं, सत्र भी चलता है, तो जैसा कि वर्तमान दौर चल रहा है, आप चूंकि हमेशा से नई नई चीजें और व्यवहारिक बात कहते हैं, आप हमेशा आप जो जन कल्याण की जो मूल भावना है, आप जिस तरह से एक आम आदमी, एक गरीब, एक मजदूर, एक मजलूम की जो बात आप वर्षों से सदैव उठाते रहे, आपने जब से आपने ये समाज सेवा में जब से आपने प्रवेश किया तब से लगातार कर रहे हैं, तो लोगों का ये कहना है कि आप और अब नए संदर्भ में और क्या नवाचार कर रहे हैं कि नई कोई कमेटी बना रहे हैं या कोई नई व्यवस्था कर रहे हैं, नई कोई पहल कर रहे हैं? अभी मैंने 2 कमेटियां विधानसभा के भीतर निर्मित की है। अभी तक हमारे पास एक समिति थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति। आप देखते हैं कि दोनों की तासीर अलग अलग है। पिछड़ा वर्ग कल्याण का अलग मद होता है, उनकी अलग व्यवस्था होती है, अनुसूचित जाति जनजाति के मद अलग होते हैं, इसलिए दोनों का एक साथ होना शायद ठीक नहीं था, इसलिए इन दोनों समितियों को हमने अलग कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति एक समिति कल्याण संबंधी समिति बना दी है और पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति अलग बना दी है, वाले दोनों समितियों को अलग अलग कर दिया है। दूसरी एक नई समिति बनाई हमने, विधायक सत्कार अनुरक्षण समिति, प्रोटोकॉल समिति कहलाती है वो। तो अभी तक विधायक के प्रोटोकॉल का कहाँ ख्याल होगा, कहाँ विचार होगा, कहाँ सुनवाई होगी, ये तय नहीं था, इसलिए विधायक बार बार उसके प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आवेदन विशेषाधिकार समिति के समक्ष लगाता था। और कई बार विधायक का प्रोटोकॉल अलग होता है, विशेषाधिकार अलग होता है, क्योंकि विशेषाधिकार को सीधे तौर पर आप देखें तो विधायक का विशेषाधिकार 2 बातों के लिए खास तौर पर है। एक तो उसकी वाक स्वतंत्रता विधानसभा के भीतर,
और दूसरा उसका विधानसभा के भीतर आना, विधानसभा की कार्रवाइयों में भाग लेना, केवल न केवल फिजिकली उसका जो भी काम हो सकता उस तरह से उसको शामिल होना। इन दो बातों पर जब रोक होती तब वो विशेषाधिकार उसका कहलाता है। पर सामान्य प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी की गई कि विधायक के पत्रों का जवाब दिया जाना जरूरी है, उसको किसी भी उसके क्षेत्र के भीतर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसको अस्तित्व बनाया जाना जरूरी है, ऐसा करके सामान्य प्रशासन के सरकार के जो आदेश होते हैं यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो ये विशेषाधिकार समिति के भीतर न होकर के इनका परीक्षण कहाँ हो, ये विषय बहुत दिनों से चल रहा था। इसलिए इसके लिए हमने प्रोटोकॉल समिति का गठन कर दिया है। अब इस तरह के सवालों का परीक्षण प्रोटोकॉल समिति करेगी। विधायक सत्कार अनुरक्षण समिति के नाम से उस समिति को हमने गठित किया है। इन समितियों के माध्यम से इनका होगा। और जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विधानसभा की जो समितियां होती हैं वो मिनी विधानसभा होती है, लगातार उनका काम चलता रहता है। और इसलिए वो विधानसभा के अवसान के समय में उसकी जिस समय विधानसभा स्थगित रहती है उस समय समितियों के माध्यम से ही काम होता है। इसलिए ये आवश्यकता थी जिसको हमने पूर्ति करने का प्रयास किया है। एक माननीय अध्यक्ष जी, भोपाल से पत्रकार हैं कृष्णकांत शुक्ला जी, उनका ये कहना है कि जो अभी जो जितनी जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी तरीके से डिजिटाइज करने के लिए कानून पर्याप्त है या इसमें कोई सुधार की जरूरत है? नहीं, कोई चीज कभी पर्याप्त नहीं होती है। यदि पर्याप्त हुआ होता तो 1950 में लागू किए गए संविधान में 108 संशोधन नहीं हुए होते। यदि 108 संशोधन हुए जिसका मतलब कि कोई चीज पूर्णता नहीं है। हमेशा लगातार जो बातें आती रहती हैं उनको सुधार किया जाता रहता है। इसलिए ऐसा हम नहीं मानते कि केवल अभी कोई पूर्णता हो गई। लगातार सुझाव आएंगे, लोग सीखेंगे, अनुभव करेंगे, उसके बाद ऐसा लगेगा सुधार की आवश्यकता, सुधार हर बात में सुधार होते रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल था पंकज कुमार जी का कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा में कई सारे कदम उठाए गए हैं और क्या इसको एक रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ाने की और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, विधानसभा में राजनीतिक तौर पर तो विचार नहीं करना चाहिए कि विधानसभा में तो हर राजनीति करने वाले, हर सिद्धांत, हर नीति वाले विधायक जीत के आते हैं। विधानसभा तो इस बात के लिए होती है कि मध्य प्रदेश के किसी प्रदेश की विधानसभा वो जो जनभावना है, जो जनवेदना है, जो उनकी समस्या है उसके निराकरण का एक मंदिर है और विधायक उसका प्रतिनिधि बन करके आता है कि उस बात को उठाता है। विधानसभा के भीतर जो निर्णय होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। तो मैं उसको ऐसा समझता हूँ कि प्रदेश की जनता की वेदनाओं का एक प्लेटफॉर्म है जहां उसकी वेदनाओं को रखा जा सकता है और वो विधायक उसका माध्यम होता है, विधायक उसको रखता है। अब वो विधानसभा के भीतर कई बार आप देखते हो कि जो कार्रवाइयों का संचालन होता है तो जनता के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और राजनीतिक मुद्दे ज्यादा आगे आ जाते हैं। अब मेरा आग्रह यही हमेशा रहता है, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि विधानसभा में वाद विवाद की जगह में यदि संवाद हो तो शायद ज्यादा सकारात्मक परिणाम हम जनता के पक्ष का प्राप्त कर सकते हैं। तो सकारात्मकता की सोच करने के लिए सारे लोगों को शामिल होना पड़ेगा और विधानसभा को ये मानना पड़ेगा कि यही प्लेटफॉर्म है जहाँ जनता की समस्याओं की, वेदनाओं की बात हम रख सकते हैं और उसके निराकरण से, सकारात्मक निराकरण से लोगों के कल्याण के काम हो सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं समझेंगे तब तक उसे हम राजनीति का यदि अखाड़ा बनाएंगे तो शायद ठीक नहीं होगा। मेरी समस्या में ऐसा समझता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पत्रकारिता से जुड़े हुए विद्यार्थी भी हैं जिनके सवाल आए हैं। अब जो कुछ पत्रकारों का, जो विद्यार्थी है, उनका ये आग्रह था कि जिस तरह से संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर आपके नेतृत्व में जो काम हो रहा है तो क्या आप और महसूस करते हैं कि जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं वो उसकी जानकारी, जैसे कि उनका ये था कि जो 56 या उसके बाद से जो आपका उचित मार्गदर्शन मिले, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग है या जो बाकी चीजें हैं, ये क्या आने वाले समय में लोगों को उपलब्ध रहेंगी? क्योंकि बहुत सारी रूलिंग्स आई हैं और आपके समय में भी आई हैं। नहीं, वो इसीलिए हम उनका संकलन करा रहे हैं और संकलन करके अपन देखेंगे। पत्रकार बंधु जो विद्यार्थी है, जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि आजकल पत्रकारों के लिए भी आवश्यकता इस बात की है उनका भी अध्ययन में रुचि हो और वो भी, अब स्वाभाविक है नए लड़के हैं तो डिजिटल की तरफ ही होंगे, वो सारी जानकारी उनको है। मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि यदि कोई पत्रकार है
तो पत्रकार को मैं कल ही एक पत्रकार उसमें गया था, मैं समारोह में, मैं वहां बोल करके आया हूँ, फिर उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि पत्रकार को ईश्वर की अद्भुत दो चीजें अद्भुत रूप से प्राप्त हुई। एक उसकी संवेदनशीलता और दूसरा अभिव्यक्ति की विशेष क्षमता। ये दूसरे ईश्वर से प्राप्त हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो समाज की वेदनाओं का उससे बड़ा प्रवक्ता कोई हो नहीं सकता पत्रकार की। तो हमेशा उसको सकारात्मक, समाज में होने वाली घटनाओं को सकारात्मक रूप से देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे करके, केवल इस बात के लिए कि घटना को हमको उठा देना है और उसका परिणाम क्या निकलेगा, समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी या सदा सहता बढ़ेगी, तो ये भी विचार करने से मैं सकारात्मकता की बात करता हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ उस खबर को देने की आवश्यकता है। दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार पत्रकार मित्र तमाम सारी चीजों को कहते जरूर हैं, और समाज के भीतर रहने का कारण क्योंकि आप मार्गदर्शक की भूमिका में हो, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि उसका विकल्प क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं उसके रास्ते के लिए, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर जब कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर के किसी सवाल को, उसी जनता के संवेदना को, वेदना को वो भी प्रदर्शित करता है, वो वहां पर उचित सलाह भी देता है कि इसकी जगह में ये करने की आवश्यकता है। उसी तरह से इनसे भी अपेक्षा है। और मैं विधानसभा के भीतर कई बार कह चुका हूँ, जो विधानसभा की रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे पत्रकार आते हैं, इनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे माननीय सदस्यों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे पत्रकार मित्रों को भी बाह्य जगत का जो उनका प्रशिक्षण हो रहा है वो ले। विधानसभा की कार्रवाइयों का, लोकसभा की कार्रवाइयों का, उसका कैसे हमको रिपोर्टिंग करना, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। और मैंने प्रयास किया अपने विधानसभा के भीतर, कोरोना काल के कारण बहुत सारी अवरोध पैदा हुए हैं, पर मैंने ये प्रयास किया, पत्रकार मित्रों से बात किया है कि जिस तरह से मैं विधायकों का प्रशिक्षण करना चाहता हूँ, उसी तरह से पत्रकार मित्रों का भी कोई एक प्रशिक्षण आप लोग आयोजित करो, उसकी व्यवस्था मैं करने का प्रयास करूंगा, उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से लोकसभा में एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल रही है, उनकी ऐप भी है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी काफ़ी काम किया और आपकी नेतृत्व में भी काफ़ी काम हो रहा है, तो क्या जो नई जो डिवाइस आ रही है, नए जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो क्या उस दिशा में भी आपका कोई प्रयास या आपकी कोई मध्य प्रदेश विधानसभा में लगातार इस बात का प्रयास हो रहा है कि लाइव टेलीकास्ट हम भी करें, और उस दिशा में जो भी सरकारें रही लगातार इस बात का जोर लगाया कि इस व्यवस्था बने। वो कई कारणों से, क्योंकि हमारा कोई टीवी चैनल खुद का नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में जो एकीकरण किया माननीय मोदी जी ने, दोनों का एकीकरण हो गया। बिरला जी का जो वक्तव्य मैं उस दिन देख रहा था, एकीकरण हो गया उनका। उनके पास स्वयं के बहुत सारे बजट होते जिसके आधार पर उनकी स्वयं की टीवी है, स्वयं वो उसको कर सकते हैं। वो शायद विधानसभाओं में वो सुविधा प्राप्त नहीं है। फिर भी दिशा में काम हो रहा है कि हम उसको किसी तरह से एक लाइव टेलीकास्ट हमारी विधानसभा का भी हो। अब उसमें दो बातें हो सकती है, कई बार उसके जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम आ सकते हैं उसके। एक तो ये आता है कि जब हमारा विधायक जब बोलता है, उसके क्षेत्र का व्यक्ति तो एक अपनी राय कायम करते हैं। कई बार ये होता है कि वो विधायक के मन में लगता है कि यही एक अच्छा माध्यम है जिसके कारण हम ज्यादा शोरगुल करेंगे, ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो शायद जनता हमको ज्यादा पसंद करे। तो ये सब चलेगा, परंतु सारी समग्र रूप से विचार करें तो हमारी विधानसभाओं के भीतर आज के डिजिटल युग में ये आवश्यकता है कि उसका पूरी तरह से प्रसारण हो। इस सिद्धांत को स्वीकार करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आपने विशेष आग्रह पर एमपी पोस्ट ने चूंकि 2 दशक अपने लगभग पूर्ण कर लिए हैं और आपने संसदीय परंपराओं और विधानसभा की कार्रवाई, वर्चुअल डिजिटल पार्लियामेंट प्रैक्टिस को लेकर जिस तरह से अपनी बातें की है और जो ज्ञानवर्धक बातें जो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले सदस्यों के लिए, आने वाली पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए जो बातें रखी है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छी हैं। और निश्चित रूप से आपके जो हमारे यूट्यूब लाइव में जो आपके उतार रहे हैं, इससे लोग लाभान्वित होंगे और भविष्य में लोग जो है ना इससे सीखेंगे और एक नए तरह के कामकाज में वो अपने आप को ढालेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमारे एमपी पोस्ट को समय दिया है। आपने बहुत कम समय में ये सारी चीज़ों के लिए आपने अपनी सहमति दी है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और चूंकि एमपी पोस्ट ने मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की है, इसलिए आपका और ज़्यादा आभार। और माननीय अध्यक्ष जी,
आपका स्नेह और आपकी चीजें इसी तरह से समाज को, देश को, पत्रकारिता के लिए और संसदीय परंपराओं के लिए और संसदीय जानकारों के लिए जो संसदीय परंपराओं में रुचि रखते हैं उनके लिए ऐसा मिलता रहे। बहुत बहुत आपका मेरी तरफ से भी एमपी पोस्ट के लोगों को, आपके दर्शकों को कोर्ट से नमस्कार करता बना बता दीजिए।